हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आज लेकर आ गए हैं हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और इसे स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है। अब केमिकल चेंज का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज से हमारा तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? सर, अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही हो, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो या लिक्विड से सॉलिड में आ रहा हो या सॉलिड से गैस में जा रहा हो। सॉलिड से गैस, हाँ, कपूर को जलाते हैं ना। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया हो, जैसे पानी में रूह अफ़ज़ा डाला, ठीक है, तो पानी का कलर चेंज हो गया, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, कोई गर्म हो जा रहा हो अपने आप या फिर ठंडा हो जा रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का शानदार एग्जाम्पल है इनो। इनो अगर तुमने देखा हो, यूज़ किया हो कभी, तो जैसे ही तुम पानी में इनो डालते हो करके बहुत सारे बबल्स बाहर लग जाते हैं। वो बबल्स क्या के होते हैं? वो गैस के होते हैं। तो जब हमने पानी में इनो डाला तो गैस बाहर निकली पानी में से, तो फिर वो रिएक्शन भी केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। समझ में आई बात? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना गैस का। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा हो तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर? इसके बाद हमने देखा था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि भाई जो भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली रिएक्शन, है ना। तो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं मतलब उसे ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमने देखा था कि सर मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न कराएंगे तो क्या बन जा रहा था? MgO बन जा रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा था। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो MgO। तो इस तरीके से लिखने को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, कि भाई इसको इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया। तो जो लोग रिएक्ट करते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो लोग बनते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं जो इस तरफ होते हैं LHS में, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस रिएक्शन को दिमाग में रखना। अच्छा, अभी के लिए ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेंशन रहती है कि यार जिसके मर्जी पर 2 लगा दिया, किसी की मर्जी पर 3 लगा दिया, किसी के लगाया ही नहीं, ये सब कैसे चलता है? वो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी उसकी टेंशन मत लो, अभी तो मैंने लिखवाई है ना तुम्हें कि Mg+O2 गिव्स MgO। सर यहाँ तो 2 था, यहाँ 2 आया ही नहीं। वो सारी चीज़ें आएगी टाइम पे, ठीक है, उन सबको कवर करूँगा मैं, वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। तो अभी बस इस पर फोकस करो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, ये अभी हमारे आगे काम में आने वाली है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर सुनने में तो बड़ा भयानक लग रहा है, पर बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं, देखो साइंस में क्या है कि साइंटिफिक भाषा जब अपन बोल लेते हैं ना तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगने लगती है, और उसी चीज़ को मैं आम भाषा में बोलूँ तो फिर वो चीज़ें बहुत ईजी लगेगी। अच्छा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन total mass is conserved. In a chemical reaction total mass is conserved, बेटे लोगों। इसका मतलब समझो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व्ड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये है, अब इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि हम उसे क्लोज्ड कंटेनर में करा रहे हों, लेकिन ये बारीकियों की अभी हमें चिंता नहीं करनी क्योंकि अभी हम 10th क्लास में हैं। ये सारी चीज़ें आएगी 11th-12th में जब हम ज़्यादा बारीकियों में बात करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें टोटल मास हमेशा सेम रहेगा,
सर ये क्या कहना चाह रहा है? अरे कुछ नहीं कहना चाह रहे, तुम समझो कि भाई एक गिलास लिया मैंने और सपोज़ करो कि इसमें पानी लिया मैंने 50 ग्राम, ठीक है, ये लिया मैंने पानी 50 ग्राम। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मैं इसमें डाल रहा हूँ 10 ग्राम रूह अफ़ज़ा, ठीक है। 50 ग्राम क्या था अपना? पानी था, और 10 ग्राम आ गया अपना रूह अफ़ज़ा। अब मुझे बताओ रिएक्ट कौन कौन कर रहे हैं? सर रिएक्शन हो रही है वाटर प्लस रूह अफ़ज़ा में। हाँ सर मुंह में पानी आ गया, मम्मी से बोलता हूँ अभी बनाने को। खुद बनाओ, ये तो खुद बना सकते हो, दिन भर ही मम्मी को ऑर्डर देते रहते हो। 50 ग्राम वाटर में मैंने मिक्स किया 10 ग्राम रूह अफ़ज़ा, तो क्या बनेगा भाई? ये दिख रहा है क्या तुम्हें राइट वाला पार्ट? हाँ, तो क्या बनेगा? सर शरबत बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि वाटर का मास था 50 ग्राम, रूह अफ़ज़ा का मास था 10 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो गया? 60 ग्राम हो गया। शरबत का मास कितना होगा? 50 ग्राम पानी में मैंने 10 ग्राम रूह अफ़ज़ा डाला, तो जो अपना शरबत बना उसका मास कितना होगा? 60 ही होगा ना। कि सर 50 ग्राम पानी में 10 ग्राम रूह अफ़ज़ा डाला, तो टोटल मास कितना हो जाएगा शरबत का? 60 ग्राम ही तो होगा। सर इस शरबत का मास आएगा 60 ग्राम, ना 60 से ज़्यादा ना 60 से कम। सोच सकते हो ये बात कि सर पानी 50 ग्राम, इसमें 10 ग्राम रूह अफ़ज़ा डाला, कुछ 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 सर शक्कर तो डाली नहीं, उसे अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसे डाल दिया, अब जो बना हमारा शरबत उसका मास कितना होगा? 60 ग्राम ही तो होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि भाई LHS का जितना मास होगा, रिएक्टेंट्स का टोटल जितना मास होगा, उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट्स का होगा, क्योंकि मास कहाँ कम ज़्यादा हो सकता है। समझे मेरी बात को? समझ में आई कि सर जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो अगर आप 10 ग्राम ये ले रहे हो, 10 ग्राम ये ले रहे हो, तो जो बनेगा ना प्रोडक्ट वो 20 ग्राम ही बनेगा। कंडीशन बस ये है कि ये अपना क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात? तो इस बात को मैं लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन, या फिर एक तो ये सबसे आसान भाषा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास इज कंजर्व्ड। टोटल मास हमेशा सेम रहेगा, रिएक्टेंट्स का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास। चाहो तो तुम इस रूह अफ़ज़ा वाले एग्जाम्पल को लिख सकते हो ताकि ये हमारे दिलो दिमाग में बस जाए, और अगर तुम्हारे पहले ही बस चुका है तो ये बात लिखो कि इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। क्लियर? ठीक है, नोट करो ये बात। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि भाई मास हमेशा चेंज नहीं होगा। नोट इट डाउन। ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वापस से Mg प्लस O2 gives MgO। Mg प्लस O2 gives MgO। इधर मैग्नीशियम कितना है? अगर अपन LHS की बात करें और RHS की बात करें और सबसे पहले बात करें मैग्नीशियम की, तो अपने LHS में पहले कितना मैग्नीशियम डाला? 1। उधर कितना मैग्नीशियम बना? 1 ही बना। ऑक्सीजन कितने लिए थे अपन ने? 2 लिए थे। उधर कितना बना? 1 ही। बाकी 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? सर अपन ने तो 1 मैग्नीशियम लिया तो इधर 1 है, इधर 2 ऑक्सीजन लिए थे, इधर तो 1 ही है, बाकी कहाँ गया? सर इधर मास आएगा 1 मैग्नीशियम का और 2 ऑक्सीजन का, इधर मास आएगा 1 मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन।
यानी कि इधर का तो कम मास आ रहा है, और आप तो ये कह रहे हो कि मास हमेशा इक्वल रहेगा, इधर का टोटल मास इज इक्वल टू इधर का टोटल मास। ऑक्सीजन का मास बदल नहीं सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। तो फिर क्या चक्कर है सर, फिर क्या चक्कर है? ऑक्सीजन के एक एटम का मास जितना भगवान ने बना दिया उतना ही तो रहेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन गलत तरीके से लिखी गई है, ये रिएक्शन गलत तरीके से लिखी गई है। इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2Mg + O2 gives 2MgO, हाँ, ये कैसे लिख दिया? ये लिख दिया, बस इसकी मत सोचो अभी, बस समझो कि ऐसे लिख दिया मैंने। तो मुझे बताओ कि अब की बार अगर मैं ये टेबल बनाऊं, किसको LHS, RH, Mg और ऑक्सीजन, तो अपने LHS में कितने मैग्नीशियम है सर? 2 हैं, 2Mg है तो मैग्नीशियम 2। RHS में सर यहाँ भी 2Mg है। ऑक्सीजन कितने हैं सर? ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ भी देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो सर ऑक्सीजन भी 2। अब देखो जितने मैग्नीशियम LHS में उतने ही मैग्नीशियम RHS में, जितने ऑक्सीजन LHS में उतने RHS में। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होगा कि सर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन का मास जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा। यानी कि इस रिएक्शन को अगर हम सही तरीके से लिखें तो वो इस तरीके से लिखाएगी। बात समझ में आई? तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस्ड नहीं है। अभी देखो इधर 1 Mg 2 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, 2 होने चाहिए थे, जितने इधर है उतने ही तो होने चाहिए थे, तभी तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो इसमें हमें ये तो समझ में आ रहा है कि Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना रहा है, लेकिन इसमें हमारा दिमाग घूम रहा है कि यार 2 ऑक्सीजन थी, एक ही कैसे रहेगी? तो ये आधी अधूरी इक्वेशन है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलो, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसको आगे ये 2 लगा के मैंने क्या कर दिया, इसे बैलेंस्ड कर दिया। अब बैलेंस हो गया ना भाई, जिधर जितने Mg इधर उतने इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने इस तरफ, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? ये है आधी अधूरी रिएक्शन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इधर जितने एलिमेंट्स है उतने इधर नहीं है, जितने ऑक्सीजन के इधर है उतने इधर नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। और इसे हमने 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, तो अब ये बैलेंस्ड हो गई। सर बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? इस अनबैलेंस्ड को मैंने बैलेंस्ड कर दिया। बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमें पता है कि हर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, दुनिया की हर रिएक्शन में, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया की हर रिएक्शन में जितना मास इधर उतना ही इधर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे थे हम तो 1 Mg का मास, ठीक है 1 Mg का मास, पर यहाँ तो 2 ऑक्सीजन का मास था और यहाँ 1 का ही था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा था। कम से कम 3 बार ये सवाल पिछले 10 साल में आ चुका है कि व्हाट इज़ द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट ही ऐसे लिख दो? नहीं, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा था, उसको फॉलो करवाने के लिए हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी। तो पहले एग्जाम्पल लिखो, फिर हम इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है? नोट कर लो। चलो टॉपिक डालेंगे बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। तो इसमें हम लिखेंगे द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, या फिर हम बोल सकते हैं इज इक्वल इन LHS एंड RHS। ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट का, देखो दो एलिमेंट थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हर एलिमेंट के एटम जितने LHS में है उतने ही RHS में हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल इन LHS एंड RHS। क्लियर? एग्जाम्पल ये लिख लो, 2mg plus O2 gives 2mgO। इसमें देख लो कि सर LHS में अगर अपन बात करें और RHS में बात करें तो मैग्नीशियम सर 2 है, इधर भी 2, ऑक्सीजन सर इधर 2 है, इधर भी 2। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें LHS में हर एलिमेंट के जितने एटम हैं उतने ही RHS में हो, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नोट इट डाउन। कभी कभी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होती है, कभी हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो 2 लगा के कभी कभी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होती है, पहले से ही बैलेंस्ड होती है। तो इस बात को लिखेंगे समटाइम्स, या फिर सम रिएक्शंस आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले से ही बैलेंस्ड होती हैं। कुछ कुछ ही होती है, वो देखना पड़ता है हमें। जैसे एग्जाम्पल C+O2 gives CO2। कार्बन को जब जलाते हैं, किसी लकड़ी को जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। तो C देखो कार्बन के कितने थे, 1 था, तो इधर भी 1 ही। ऑक्सीजन के कितने थे, 2 थे, तो इधर भी 2। यानी कि तो पहले से ही बैलेंस्ड है, अपन को 2 वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ रिएक्शन पहले से भी बैलेंस होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ही अपन को बैलेंस करना पड़े। क्लियर? तो इस बात को लिखेंगे हम, और इस एग्जाम्पल में भी इस तरीके से नोट कर लो तुम कि LHS और RHS, C कितने थे सर, 1, RHS में भी 1, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2, तो पहले से ही बैलेंस्ड है वो। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, नोट करो इसे, वीडियो पॉज करके नोट करो। कुछ रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड होती है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, ये याद करते जाओ आप, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, H2SO4। ये मैं तुम्हें अलग से भी बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे अपने सामने आते जा रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें याद रख लो। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक H2SO, सल्फर आएगा, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अब इसमें देखो, अगर अपन बात करें LHS की और RHS की, तो मुझे बताओ जिंक कितना है। जिंक भाई तुम इधर 1 हो, इधर भी 1 हो। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और कहीं है क्या, नहीं है, इधर सर 2 ही है। फिर हम बात करते हैं सल्फ़र की, तो सल्फ़र इधर 1 है, इधर भी 1। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, इधर 4 है, उधर भी 4। यानी कि जितने LHS में उतने RHS में पहले से ही बैलेंस्ड है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो हम आगे लगाते हैं, उस एलिमेंट के आगे नंबर लगाते हैं, लेकिन जो पहले से बनी बनाई रहती है उसमें पीछे लगे होते हैं, हम पीछे नहीं लगा सकते हैं। ये बात हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नोट इट डाउन।
नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। टॉपिक डालो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो बैलेंस था उसका उल्टा अनबैलेंस, कि जिसमें हर एलिमेंट के एटम जितने एलएचएस में उतना आरएचएस में ना हो, इसे लिखेंगे हम इफ इन अ केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के भी नहीं होंगे तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट इक्वल, नॉट आ गया बस, इन एलएचएस एंड आरएचएस, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल ले लो यही वाला, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो अगर हम LHS की बात करें और RHS की बात करें तो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम इधर है 1, इधर भी है 1, ऑक्सीजन के इधर है 2, इधर है 1, तो देखो ये दोनों सेम नहीं हुए, इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नोट इट डाउन। छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स में लिखनी पड़ेगी, पूछी जाती है। नोट इट डाउन। चल आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैं रिएक्शन या इक्वेशन कैसे लिख पाऊंगा, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो उस चीज़ की। ठीक है, अभी के लिए बस ये समझो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये वाली चीज़ है। ओके, अब सवाल आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन की ही फॉर्म में लिखते हैं, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अरे भैया क्या ज़रूरत आ गई इसे बैलेंस करने की, अनबैलेंस ही अच्छा था। नहीं, अगर वो अनबैलेंस रहती तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न है, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन in order to follow law of conservation of mass, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक परम सत्य है, एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए उसे फॉलो करवाने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये बात समझ में आई ना, कि भाई LHS में जितना मास होना चाहिए उतना RHS में, लेकिन वो अगर अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। वापस समझो, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो LHS में जितना मास होना चाहिए उतना RHS में, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सर इधर 1 Mg और 2 ऑक्सीजन का मास है, 1 Mg और 2 ऑक्सीजन का मास, और इधर 1 Mg और 1 ऑक्सीजन का मास, तो इधर का मास अलग है, इधर का मास अलग है, इधर का मास ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये बात तो गलत है, इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन अगर कराओगे क्लोज्ड कंटेनर में तो जितना मास पहले था उतना ही बाद में रहेगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि वो दोनों रिएक्ट करके कुछ और बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो सपोज करो 5 ग्राम हाइड्रोजन और 5 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाया, या फिर कार्बन ले लेते हैं कि 5 ग्राम कार्बन और 5 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाया तो CO2 कितना बनेगा, 10 ग्राम ही तो बनेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ गायब हो जाएगा, मास गायब थोड़ी ना हो सकता, जितना मास रिएक्टेंट का है टोटल उतना ही प्रोडक्ट का भी रहेगा। क्लियर? अच्छा, और मैं बताऊं तुम्हें,
इसके बाद हमने देखा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें LHS में जितने एलिमेंट्स के एटम्स हैं उतने ही RHS में हो। मैग्नीशियम का 1 तो इधर भी 1, ऑक्सीजन के 2 तो इधर भी 2, LHS RHS में एटम्स इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब इक्वल ना हो तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और क्यों ज़रूरत है बैलेंस करने की? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, करके बताना मुझे, ठीक है? देखें तुम्हें समझ में आया क्या। मैं ये बोलता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि CO2 को मैंने हीट किया, है ना, बहुत भयंकर हीट करा, तो वो टूट के C+O2 बना लिया। मैंने उस कंटेनर में, एक कंटेनर है ये जिसको मैं हीट कर रहा हूँ, गुलगुल 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 गुलगुल, और इसके अंदर है CO2, ठीक है? इसको मैं हीट कर रहा हूँ। कितने ग्राम CO2 है? 50 ग्राम CO2 है। अब जब मैंने इसे हीट करा तो बना 10 ग्राम कार्बन। तो बताओ ऑक्सीजन कितना बना होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मैं 50 ग्राम CO2 को हीट करता हूँ और 10 ग्राम कार्बन बनता है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना बनेगा? क्लियर? ठीक है, बताना मुझे कमेंट में। ये बस ये चेक करने के लिए है कि तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया कि नहीं, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाय।